आरती ने राधा को अगले दिन 4 बजे आने के लिए कहा। उसी दिन एक और लड़की काजल आरती से मिलने आई। भाभी, मैं शहर में जाकर पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि लड़कियों को सिर्फ शादी करनी चाहिए। आपने बिंदिया दीदी को पढ़ने का मौका दिलाया, मेरे लिए भी कुछ कीजिए ना प्लीज, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। काजल रोते हुए कह रही थी। बिंदिया ने उसे अपने गले से लगा लिया। ऐसे कुछ लड़कियां लगातार अपनी परेशानियों के साथ आरती के पास आ रही थी। आरती की आंखें चमक उठी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग ला रही थी। गांव में अब शिक्षा का उजाला फैल रहा था। ये चमक उसी उजाले की थी। काजल, सुनीता, वृंदा, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। मैं तुम सबके साथ हूँ, लेकिन हमें बीच का रास्ता ढूंढना होगा। तुम सब कल शाम 4 बजे यहाँ आना। अगले दिन 4 बजे सभी लड़कियां इकट्ठी हुई तो आरती ने उन्हें समझाया कि जल्दबाजी में बगावत पर उतर आना कोई समाधान नहीं है। विद्या की राह तरह उन्हें भी घर वालों को समझाने की कोशिश करनी होगी, ताकि जो लड़कियां शहर नहीं जा सकती वो कारपोरेट से कॉलेज की पढ़ाई का फॉर्म भर सकती हैं। जो लड़कियां संपन्न परिवारों से हैं, शहर जाकर डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने देख रही हैं, वे कोई पाप नहीं कर रही हैं। बस उन्हें अपने घर वालों को मनाना चाहिए। लड़कियों को बात समझ आने लगी थी। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा का महत्व वे समझने लगी थी। गांव बदल रहा था, लेकिन गांव में ये बदलाव हर किसी को पसंद नहीं आ रहा था। गांव के लोगों के विरोध के स्वर और अमरेंद्र तक भी पहुंच गए। ठाकुर साहब, अब की बहू की वजह से हमारे गांव की लड़कियों बिगड़ रही हैं। सही कह रहे हो भाई, मेरी लड़की शादी करने से इनकार कर रही है। कहती है बीए का फार्म भरवा दो। हमें पता है कौन लड़कियों का दिमाग खराब कर रहा है। अब तो घर में, खेत में काम करने वाले छोटे बच्चे भी नहीं मिल रहे, जिन्हें 2-4 रुपए या बचा खुचा खाना पकड़ा कर 70 काम करवा लेते थे। वे बच्चे अब नहीं आते। पूछने पर पता चलता है कि स्कूल गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल यही हो रहा है। गांव की भी शहर की हवा लग गई है और उसके लिए शहर वाली बहुरिया ही जिम्मेदार है। ठाकुर साहब के घर की आग अब हमारे घरों को भी झुलसा रही है। ये सारी बातें गांव के संपन्न लोगों की शिकायतें बनकर ठाकुर साहब के कानों में गूंज रही। जब बहुत दबाव पड़ने लगा तो एक शाम इस मामले पर बात करने के लिए गांव की पंचायत बुलाई गई। ठाकुर साहब ने आरती को भी वहां बुलाया था। पंचायत गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लगी थी। गांव के बड़े बुजुर्ग, पुरुष और कुछ औरतें वहां जमा थीं। ठाकुर साहब की अध्यक्षता में पंचायत शुरू हुई। आखिर आरती घूंघट में थी, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ थी। ठाकुराइन, विकास, बिंदिया और सारिका भी वहां मौजूद थे। ठाकुर साहब ने गंभीर स्वर में कहा, आज हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि गांव की मर्यादा पर आंच आई है। ये आरोप है कि शहर वाली बहू आरती हमारे गांव की लड़कियों को बिगाड़ रही है। राधा अपनी मर्जी से शादी की बात कर रही है और काजल शहर में पढ़ने की जिद कर रही है। ये सब इस बहू की सिखावट का नतीजा है। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, ठाकुर साहब, ये सही नहीं है। लड़कियों को इतनी छूट देना गांव की इज्जत के खिलाफ है। लड़कियां काबू से बाहर होती जा रही हैं। ऐसे तो लड़कियां खुला घूमेंगी। इसे बहू को रोकना होगा। आरती का खून खौल उठा। उसने अपना घूंघट उठाया और बोलना शुरू किया, क्षमा कीजिए बाबा, लेकिन अपने शब्दों पर पुनः विचार कीजिए। क्या लड़कियों भेड़ बकरियां हैं जिन्हें काबू में रखना चाहिए? जो आप लोग मुझे दोष दे रहे हैं, लेकिन मैंने क्या किया? राधा को अपनी मर्जी से जीने का हक है। काजल को पढ़ने का हक है। ये सब लड़कियां गांव की और आप लोगों की बेटियां हैं। इन्हें दबा कर रखना गलत है। पंचायत में सन्नाटा छा गया। ठाकुर साहब की आंखें गुस्से से लाल हो गई। आरती, तुम फिर से हमारी बात काट रही हो। तुम्हें इस पंचायत में बोलने का कोई हक नहीं है। अमरेंद्र ने भी दहाड़ते हुए कहा, विकास की बहू गांव की मर्यादा को मिट्टी में मिला रही है। इसे अभी सबक सिखाना होगा। आरती ने डर को एक तरफ रखते हुए कहा, सबक? मैं सच बोल रही हूँ। अगर सच बोलना गलत है तो मैं हर बार गलत रहूंगी। गांव के कुछ पुरुषों ने हंगामा शुरू कर दिया।
इस बहू को चुप कराओ, ये गांव को बर्बाद कर देगी। लेकिन तभी विकास खड़ा हो गया। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। बस, अब एक शब्द और नहीं। आरती मेरी पत्नी है। जो यह कह रही है यह सही है। राधा और काजल को उनके हक मिलने चाहिए, और अगर कोई आरती को जलील करने की कोशिश करेगा तो वह मुझसे टकराएगा। और आप लोग विचार कीजिए, क्या इससे पहले अपनी बेटियों को कभी हंसते मुस्कुराते देखा था? लड़कियां बिगड़ नहीं रही, वो तो सम्मान से जीना सीख रही हैं। बताइए, आगे पढ़ने का अधिकार तो उन्हें कानून भी देता है। लड़कियां बोल रही हैं, सवाल कर रही हैं, लेकिन घरों से भाग नहीं रही हैं। रेल की पटरी या पेड़ों से लटक कर जान नहीं दे रही हैं, क्योंकि उनमें भी उम्मीद जगी है कि अब उन्हें इंसान समझा जाए। पंचायत में सन्नाटा छा गया। ठाकुर साहब ने उसे घूरा। मुन्ना, तुम अपने बाप के खिलाफ बोल रहे हो? विकास ने बिना सिर झुकाए ही कहा, बाबूजी, मैं आपके खिलाफ नहीं, सच के साथ हूँ। आरती गलत नहीं है। वह गांव की बेटियों के लिए लड़ रही है और मैं उसके साथ हूँ। आरती की आंखें भर आई, उसका दिल जैसे रुक सा गया हो। पहली बार किसी ने उसे चुप नहीं कराया था। पहली बार किसी ने उसका हाथ थामा था। वो विकास की ओर देख रही थी और उसकी आंखों में आभार और प्यार दोनों थे। पंचायत में हंगामा बढ़ गया। कुछ लोग आरती और विकास के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन कुछ युवा और औरतें चुपचाप उनकी बातों से सहमत थी। राधा और काजल भी वहां थी और उनकी आंखों में एक नई चमक थी। राधा ने हिम्मत जुटाकर कहा, पंचायत महोदय, मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भाभी ने सिखाया है कि मेरी अपनी जिंदगी है। मुझे एक बूढ़े के हाथ बेच देने का हक किसी को नहीं है। मैं पहले पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, उसके बाद शादी करूंगी। काजल ने भी कहा, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे टीचर बनना है, ताकि गांव के सभी बच्चे पढ़ लिख सकें। भाभी ने हमें बताया कि सपने देखना गलत नहीं है। सारिका ने बेहिम्मत दिखाई, बाबूजी, समय बदल रहा है। हमारी बेटियों को भी अपने हक चाहिए। आरती ने हमें ये सिखाया है। ठाकुराइन, जो अब तक चुप थी, उन्होंने कहा, मुन्ना और बहू सही कह रहे हैं। हमारी बेटियों को दबा कर रखना गलत है। पंचायत में एक नया तूफान उठने लगा। गांव की कुछ औरतें जो अब तक चुप थी, वो भी धीरे धीरे आरती के पक्ष में बोलने लगी। लेकिन उधर ठाकुर साहब और अमरेंद्र का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगले ही पल गांव में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। आरती, बिंदिया, सारिका, राधा, काजल, सुनीता, वृंदा और गांव की ढेर सारी औरतें एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगी। थोड़ी ही देर में वो सब औरतें एक बहुत लंबी ह्यूमन चेन में बदल गई, जिसमें गांव की बेटियां, बहुएं और माएं शामिल थी। वो नारे लगा रही थी, हमारी बेटियां, हमारा हक, पढ़ेगी बढ़ेगी, जीतेंगी बेटियां। आरती सबसे आगे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। हम अपनी बेटियों के लिए लड़ रहे हैं, हम चुप नहीं रहेंगे। विकास उसके बगल में खड़ा था, उसका हाथ थामे। उसकी आंखों में गर्व था। आरती, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूंगा। गांव के लोग हैरान थे। कुछ पुरुष विरोध में चिल्ला रहे थे, लेकिन औरतों की एकजुटता ने सबको चौंका दिया। वे लोग किससे लड़ते? सामने उनके ही घरों की बहुएं, बेटियां, बहनें थीं। सभी पंचों के साथ ठाकुर साहब और अमरेंद्र भी चलकर वहां पहुंचे। ठाकुर साहब की आंखें गुस्से से लाल थीं। ये क्या तमाशा है? ये बगावत बंद करो। लेकिन आरती ने दृढ़ता से कहा, नहीं बाबूजी, ये बगावत नहीं, हक की लड़ाई है। हमारी बेटियां चुप नहीं रहेंगी। क्या गांव की औरतों की यह ह्यूमन चेन ठाकुर साहब के गुस्से को रोक पाएगी? क्या आरती और विकास का प्यार इस बगावत के तूफान में और मजबूत होगा? हवेली में सुबह की हलचल शुरू हो गई थी। आंगन में नौकरानियों काम में व्यस्त थी और ठकुराइन सुमित्रा देवी रसोई में दिन की तैयारियों का जायजा ले रही थी। लेकिन आरती का मन आज कुछ और ही सोच रहा था। गांव की औरतों की ह्यूमन चैन ने न सिर्फ गांव की हवा बदली थी, बल्कि उसके अपने दिल में भी एक नई उम्मीद आरती के मन में विकास के खुलकर साथ देने से बहुत तसल्ली थी। वह सोच रही थी, विकास, तुम मेरे साथ खड़े हो, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है, मैं अब अकेली नहीं हूँ। पिछले कुछ दिनों में आरती की पहल ने गांव में एक क्रांति ला दी थी। गांव की औरतों ने मिलकर एक संस्था बनाई थी, महिला उत्थान समिति। इस संस्था के जरिए वे वुमेन वेलफेयर के साथ काम कर रही थी। कुछ औरतें सिलाई कढ़ाई सीख रही थी,
कुछ पढ़ाई की क्लास ले रही थी और कुछ अपने हक के लिए आवाज़ उठा रही थी। राधा ने सबकी मदद से बीमेल शादी कैंसिल करवा दी और अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया और काजल को शहर में पढ़ने के लिए एक स्कॉलरशिप मिल गई थी। गांव के लोग अब आरती को सम्मान की नज़रों से देखने लगे थे। पहले जो औरतें उसे ताने मारती थी, वे अब उसकी बातें सुनने लगी थी। हवेली में भी माहौल बदल रहा था। ठकुराइन, बिंदिया और सारिका अब आरती की हर बात को गौर से सुनती थी। एक दिन जब आरती और बिंदिया बच्चों को पढ़ा रही थी, ठकुराइन वहां आई। उन्होंने कहा, दुल्हन, तुमने जो किया वो कोई आम बात नहीं है। गांव की बेटियां अब सपने देख रही हैं। तुमने हमें भी सिखाया कि चुप रहना गलत है। आरती ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी, ये सब आप सबके साथ के बिना मुमकिन नहीं था। सारिका ने हंसते हुए कहा, छोटी, तुमने तो हमें भी जगह दिया। अब मैं भी सोच रही हूँ अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, चाहे वह बेटा हो या बेटी। बिनिया ने उत्साह से कहा, भाभी, तुमने गांव को बदल दिया। अब मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी करके कुछ बड़ा करूंगी। आरती का दिल गर्व से भर गया, लेकिन उसकी नजरें विकास की ओर गई, जो बड़े गर्व से उसे निहार रहा था। जब एक बार हवेली के हॉल में जब सब इकट्ठा हुए थे, तो ठकुराइन ने बात शुरू की थी। मुन्ना, तुमने और आरती ने जो गांव के लिए किया, वो देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। भले ही ठाकुर साहब और अमरेंद्र को ये सब पसंद नहीं आ रहा हो, पर अब हम नहीं रुकेंगे। विकास ने गंभीर स्वर में कहा, माँ, अगर औरतें बदलेंगी नहीं तो ये हवेली भी एक दिन टूट जाएगी। आरती सही कह रही है, मैं उसके साथ हूँ। ठकुराइन की आंखें नम हो गई। मुन्ना, तुमने मुझे अपनी माँ होने का गर्व दिया। हम सब दुल्हन के साथ हैं। आरती का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मन ही मन सोचा, विकास, तुम और ये परिवार मेरे लिए कितना मायने रखते हो, ये तो मैं जानती थी, लेकिन आज मैंने इन सब का दिल भी जीत लिया। शायद तुम्हारे प्यार की ताकत की वजह से, लेकिन ये खुशी, तसल्ली और शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दोपहर जब आरती गांव की औरतों के साथ संस्था की मीटिंग से लौट कर आई, तो अमरिंदर ने फिर से हंगामा खड़ा करने की कोशिश की। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। आरती, ये क्या तमाशा कर रही हो तुम? गांव की औरतों को भड़काना, संस्था बनाना, लड़कियों को बिगाड़ना, ऐसे आवारा छुटे सांड की तरह घूम कर तुम हमारे कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिला रही हो। आरती ने कुछ कहने से पहले ही ठकुराइन और बाकी सब औरतें वहां आकर खड़ी हुई। तो बड़के, तुमने हवेली और कुल की मर्यादा में कितने चांद लगा दिए, जरा हम भी तो सुने। पूरा दिन गुंडागर्दी के सिवा तुम क्या करते हो? ठाकुर साहब ने दहाड़ते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो ठकुराइन? तुम हमें मर्यादा सिखाओगी? ये गांव हमारे इशारों पर चलता है। इस जैसे शहर वालों ने यहाँ की रीत को बर्बाद कर दिया है। तुम एक बदचलन औरत की तरफदारी करते हुए हमारे सामने खड़ी हो गई। इससे ज्यादा हमारी इज्जत की मिट्टी में कौन मिलाएगा? दफा हो जाओ, हाँ, कभी हमारे सामने मत आना। ठकुराइन रोते हुए अपने कमरे में चली गई। बदचलन, आवारा, ये शब्द सुनकर आरती का दिल टूट सा गया। बाबूजी, आप मुझे बदचलन कह रहे हैं? मैं तो सिर्फ सच के लिए लड़ रही हूँ। ठाकुर साहब ने और गुस्से में कहा, चुप रहो, तुम्हारी जुबान बहुत लंबी हो गई है। अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें इस हवेली से निकाल दूंगा। आरती की आंखें नम हो गई। वह चुपचाप हाल से बाहर चली गई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। वह बिना कुछ सोचे बारिश में भीगने लगी। ठाकुर साहब के शब्द उसके दिल को चीर रहे थे। मैंने क्या गलत किया? क्या सच बोलना और हक के लिए लड़ना इतना बड़ा गुनाह है? वह बारिश में भीगती रही और उसका मन टूटता जा रहा था। थोड़ी देर बाद चंदा की नजर उस पर पड़ी, तो वह बारिश में अचेत पड़ी भीग रही थी। उस रात आरती को तेज बुखार हो गया। वह बिस्तर पर पड़ी थी। उसका शरीर गर्म था और वह बुखार में बड़बड़ा रही थी। माँ, मैंने क्या गलत किया? विकास, तुम कहाँ हो? विकास जब बाहर से लौटकर घर आया तो उसे सब तमाशा पता चला। वह तुरंत आरती के पास पहुंचा। उसने ठकुराइन से कहा, माँ, डॉक्टर को बुलाइए। आरती की हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, लेकिन कहा कि आरती को आराम और देखभाल की जरूरत है। विकास रात भर उसके पास बैठा रहा।
वह उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखता, उसके बालों को सहलाता और उसकी उंगलियां थामे रहता। आरती, तुम ठीक हो जाओ, कितना काम अभी बाकी है। तुम ऐसे बीमार कैसे पड़ सकती हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज में दर्द था। वह बिना शब्दों के अपना दिल खोल रहा था। उसकी आंखों में प्यार और चिंता साफ झलक रही थी। रात के किसी पहर आरती को हल्का होश आया। उसने देखा कि विकास उसके पास बैठा है। उसने कमजोर हाथ से उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ ली। विकास, तुम यहाँ हो? विकास ने उसका माथा सहलाया। हाँ आरती, मैं यही हूँ, हर वक्त तुम्हारे पास। तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बालों में उंगली करते हुए विकास ने कहा और देखा कि आरती की आंखों में आंसू थे। विकास, क्या मैं बदचलन हूँ? कहते हुए आरती फपक कर रो पड़ी। उसके दिल को लगी ठेस बहुत गहरी थी। विकास ने उसके आंसू पोंछे और फिर उसकी उंगलियों को चूमते हुए कहा, तुम क्या हो ये मैं जानता हूँ आरती। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तुम मेरी हो, मेरे लिए इतना काफी है। कहते हुए उसने आरती को गले से लगा लिया। उस एक पल में दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गई। बुखार की गर्मी भी, उनके दिल एक दूसरे के लिए गर्माहट से भर गए। आरती ने भी उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ ली, जैसे वह उसे कभी छोड़ना नहीं चाहती। अगले कुछ दिनों में आरती की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। विकास दिन रात उसकी देखभाल में लगा था। हवेली की औरतें भी उसकी चिंता में डूबी थीं। बिंदिया ने कहा, भाभी, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, गांव की औरतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। सारिका ने हंसते हुए कहा, छोटी, तुमने हमें सिखाया कि हार नहीं माननी है, अब तुम भी हार मत मानो। ठकुराइन ने आरती का माथा चूमते हुए कहा, दुल्हन, तुम हमारी बेटी हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जल्दी ठीक हो जाओ, बहुत काम बाकी है। आरती का मन हल्का हो गया। वह सोच रही थी, विकास, तुमने मुझे सिर्फ प्यार ही नहीं, एक नई ताकत दी है, नए रिश्ते और नया परिवार दिया है। हमेशा दुनिया से अकेले लड़ने वाली आरती अब अकेली नहीं है। उस दिन शाम को विकास को उसकी फाइल नहीं मिल रही थी। फाइल मिली तो एक जरूरी रसीद नहीं मिल रही थी। अलमारी में रखे जरूरी कागजों को खंगालते हुए उसके हाथ में एक लिफाफा आ गया, जिसे देखते ही विकास ठिठक गया। धड़कते दिल से उसने लिफाफे को खोल कर देखा। ये तो वही था, उन दोनों की मैरिज का वह कॉन्ट्रैक्ट, जिसके हिसाब से उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अब सिर्फ 1 महीने में खत्म होने वाला है। ये उनके इस अनुबंध का आखिरी महीना था। विकास का दिल बैठ गया। वह तो आरती के प्यार में इतना डूब गया था कि कॉन्ट्रैक्ट को भूल ही गया था। क्या ये रिश्ता सिर्फ 1 महीने के लिए शेष बचा है? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं आरती को खो नहीं सकता। पर क्या हक है मेरा आरती पर? उसने तो कभी अपने मन की बात खुलकर जाहिर भी तो नहीं की। उधर आरती अपने कमरे में थी जब उसका फोन बजा। गांव के नजदीक नया टावर लगने से अब फोन के नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी थी। आरती ने फोन उठाकर कान से लगाया। ये उसकी माँ की आवाज थी। आरती, बेटी, तुम ठीक हो ना? आरती, जानती हो, मैंने सपना देखा कि तुम बीमार हो। मेरा तो मन बेचैन हो गया, मेरी बच्ची। आरती ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आप फिजूल में इतनी चिंता कर रही हो। भला सपने भी सच होते हैं? आप बताइए, आप कैसी हैं? माँ ने कहा, मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। बस तुम्हारे घर लौटने के दिन गिनना शुरू कर दिया है। घर लौटना? हाँ मानसी, तुम्हें याद है या भूल गई कि तुम्हारे इस नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट का 1 साल पूरा होने वाला है। बस 1 महीना और बचा है। अब तुम जल्दी लौट आओ और यहीं कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। वैसे भी अब तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होनी चाहिए। माँ की बात सुनकर आरती का दिल धक से रह गया। क्या 1 साल पूरा होने वाला है? लेकिन लेकिन मैं ये सब छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मुझे माँ के पास तो जाना है, लेकिन क्या मैं हमेशा के लिए इन सबको छोड़कर कभी ना आने के लिए वापस लौट पाऊंगी? क्या आरती कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हवेली और विकास को छोड़कर वापस लौट पाएगी? क्या ठाकुर साहब की चेतावनी फिर से आरती को खतरे में डालेगी?
हवेली में सुबह की नरम धूप आंगन में बिखर रही थी, लेकिन विकास के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। कॉन्ट्रैक्ट के कागज ने उसे रात भर सोने नहीं दिया था। 1 साल का समय अब खत्म होने को था और सिर्फ 1 महीना बाकी था। क्या आरती सचमुच चली जाएगी? उसने खुद से सवाल किया। उसका दिल भारी था, लेकिन वह इस बारे में बात करने से कतरा रहा था। इधर आरती ने भी विकास की उदासी को भांप लिया था। वह हर बार उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द देखती थी, लेकिन वह भी कॉन्ट्रैक्ट की बात का जिक्र करने से डर रही थी। अगर मैंने कुछ कहा तो क्या ये रिश्ता टूट जाएगा? यह सोच रही थी, लेकिन हवेली में अब एक नई हवा बह रही थी, आज़ादी की हवा। सारिका और बिंदिया अब खुलकर आरती का साथ दे रही थी। एक दिन जब आरती गांव की औरतों के साथ महिला उत्थान समिति की मीटिंग की योजना बना रही थी, सारिका ने कहा, छोटी, तुमने हमें सिखाया कि चुप रहना गलत है। अब हम भी तुम्हारे साथ हैं। बिंदिया ने उत्साह से कहा, भाभी, तुमने गांव की बेटियों को सपने दिए, अब मैं भी तुम्हारी तरह मजबूत बनूंगी। आरती ने मुस्कुरा कर कहा, ये सब तुम सबके बिना मुमकिन नहीं है था। हम एक साथ हैं तो कुछ भी हो सकता है। विकास भी अब घर के फैसलों में आरती की सलाह लेने लगा था। एक दिन जब ठकुराइन और विकास बिंदिया की पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे, विकास ने कहा, माँ, आरती से पूछिए, उसे पता है कि बिंदिया के लिए क्या सही होगा। ठकुराइन ने आरती की ओर देखा। दुल्हन, तुम क्या कहती हो? आरती ने गंभीरता से कहा, माँ जी, बिंदिया बहुत होशियार है। इंटर के लिए उसे शहर के कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए। वह बड़ा नाम कमाएगी। विकास ने मुस्कुरा कर कहा, आरती, तुम्हारी सलाह हमेशा सही होती है। हवेली की पुरानी दीवारी में अब प्यार और बदलाव की हवा बह रही, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की सच्चाई दोनों के बीच एक खामोश दीवार बनकर खड़ी थी। एक शाम विकास ने बाहर से लौट कर आया तो उसने देखा आरती ने उसकी लाई हुई गुलाबी साड़ी पहनी है। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसका मन किया कि उसे बाहों में भरकर चूम ले। वह आरती को हवेली के पीछे के खेतों में ले गया। सूरज डूब रहा था और खेतों में सुनहरी रोशनी बिखर रही थी। हवा में फसलों की खुशबू थी। आरती ने पूछा, विकास, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? विकास ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरा सा प्यार था। आरती, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारी ख्यालों में हमारी पहली मुलाकात से करता हूँ, लेकिन यह प्यार है, ये मैंने तब नहीं जाना था। सच तो ये है कि तुम्हारी हिम्मत और साहस ने मुझे तुम्हारा कायल बना दिया। जिस दिन तुमने पंचायत में सबके सामने खड़े होकर बोला, उस दिन से मुझे भी जीवन के नए मायने मिल गए। जब तुम मेरे परिवार की और पूरे गांव की हिम्मत बन गई, तो तुम्हारी हर उपलब्धि को मैंने अपनी पत्नी के रूप में देखा और सराहा। आज तुम मेरी जिंदगी हो। आरती, मैं तुमसे कतई अलग नहीं हूँ। आरती की आंखें नम हो गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह विकास के करीब आई और उसकी बाहों में सिमट गई। विकास, मैं भी तुमसे। वह रुक गई, लेकिन उसकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। विकास ने उसे और कसकर गले लगाया। आरती, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी हर सांसों को समझता हूँ। कुछ पल में दोनों के बीच की सारी दीवारें बह गई। कॉन्ट्रैक्ट की सच्चाई जैसे एक पल के लिए गायब हो गई थी। उनके बीच एक सच्चे गहरे रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन खेतों से लौटते वक्त विकास ने धीमे स्वर में कहा, आरती, कॉन्ट्रैक्ट का समय खत्म होने वाला है। अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। आरती चुप रही। उसका दिल चीख रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें सिर्फ विकास को देख रही थी, जैसे वह उस पल को हमेशा के लिए थाम लेना चाहती हो। उधर गांव में आरती की संस्था का असर अब हर घर में दिख रहा था। लड़कियां न सिर्फ पढ़ाई शुरू कर रही थी, बल्कि अपने हक के लिए आवाज उठा रही थी। राधा की शादी उसकी पसंद के लड़के से तय हो गई थी और काजल शहर में पढ़ने की तैयारी कर रही थी। लेकिन गांव के कुछ पुरुष अभी भी इसका विरोध कर रहे थे। एक दिन गांव की पंचायत फिर से बुलाई गई। ठाकुर साहब की अध्यक्षता में पंचायत शुरू हुई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ठाकुर साहब, ये बहू लड़कियों को बिगाड़ रही है।
अब तो स्कूल की बात कर रही है, इसे रोकना होगा। आरती ने दृढ़ता से कहा। पंच महोदय, मैं लड़कियों को बिगाड़ नहीं रही, मैं उन्हें उनके हक दे रही हूँ। अगर गांव में स्कूल बनेगा तो हमारी बेटियां पढ़ेंगी और गांव का नाम रोशन करेंगे। ठाकुर साहब ने गुस्से से कहा। आरती, तुम फिर से हमारी बात काट रही हो। ये गांव हमारी मर्जी से चलता है। लेकिन तभी विकास खड़ा हो गया। उसकी आवाज में एक नई ताकत थी। बाबूजी, अब ये हवेली डर से नहीं, समझ से चलेगी। आरती सही कर रही है। गांव की बेटियों को स्कूल चाहिए और मैं उनके साथ हूँ। पंचायत में सन्नाटा छा गया। तभी विद्या खड़ी हो गई। हाँ बाबूजी, ये सिर्फ आरती भाभी नहीं, गांव की हर लड़की कह रही है। मैं भी कह रही हूँ। कोरे उसूलों से जिंदगी नहीं कटती बाबूजी। कितने लोग सही इलाज के अभाव में मर जाते हैं क्योंकि गांव में ना अस्पताल है ना बढ़िया डॉक्टर हैं। विद्या ठीक कह रही है बाबूजी। याद कीजिए वो दिन जब मुझे गोली लगी थी। मैं मर कर बचा क्योंकि हॉस्पिटल दूर होने के कारण खून ज्यादा बह गया था। आपके पास जीप थी तो मुझे ले गए। कितने लोग सुविधा के अभाव में दम तोड़ देते हैं। विकास ने भी अपनी बात कहकर विद्या की बात का समर्थन किया। ठाकुर साहब ये सब सुनकर सोचने पर मजबूर हो गए। उनके बच्चों का एक एक शब्द बहुत सटीक था। एक पल उन्हें लगा कि किस अभिमान में जी रहे हैं वे कि ये सब उन्हें क्यों नहीं दिखाई या सुझाई पड़ा। तो बाबूजी, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं शादी करने की बजाय मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने शहर जाऊंगी और डॉक्टर बनूंगी। तभी ठकुराइन खड़ी हुई। उनकी आंखों में गर्व था। मुन्ना ठीक कह रहा है, विदिया ठीक कह रही है। मेरी विदिया शहर जाएगी पढ़ने और डॉक्टर बनेगी। और हाँ, मैं एक घोषणा करना चाहती हूँ। मैं अपने सारे गहने गांव के लिए बड़ा स्कूल बनाने के लिए देती हूँ। अब हमारी सब बेटियां पढ़ेंगी। तभी सारिका भी आगे आई। मैं भी अपने सारे गहने देती हूँ। मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए मुझे स्कूल चाहिए, गांव में हॉस्पिटल चाहिए। गांव की औरतें एक एक कर आगे आने लगी। कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने अपने गहने। पंचायत के बुजुर्ग हैरान थे। ठाकुर साहब ये सब सुनकर अवाक बैठे थे। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वे समझ गए थे कि उनके खोखले वसूल किसी काम के नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं स्कूल के लिए अपनी जमीन देता हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। तभी सामने से आते विनय प्रकाश ने तेज आवाज में कहा, वाह, सारी प्रगति क्या आपके ही गांव में होगी? मैंने भी फैसला किया है कि मैं दोनों गांव के बीच की सीमा वाली अपनी जमीन हॉस्पिटल के लिए देता हूँ। हम सब मिलकर सरकारी सहायता के लिए प्रयास करेंगे और मिलकर हॉस्पिटल बनाएंगे जिससे दोनों गांवों के लोगों का इलाज होगा। फिर क्या था, पूरी पंचायत में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आरती की आंखें नम थी। यह विकास की ओर देख रही थी और उसकी आंखों में आभार और प्यार था। वहां खड़ा हर शख्स आरती को और गर्व से देख रहा था। उसी रात हवेली में एक और बड़ा बदलाव हुआ। सारिका ने अमरेंद्र से बात की। अमरेंद्र, मैं जानती हूँ कि मीरा दी की मौत में तुम्हारा हाथ था, लेकिन मैं अब उस दर्द को पीछे छोड़ना चाहती हूँ। हमारे बच्चे के लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन वादा करो तुम अब गलत नहीं करोगे। अमरेंद्र की आंखें नम हो गई। वह हाथ जोड़कर सारिका के सामने खड़ा हो गया। सारिका, झूठे अभिमान और पावर के नशे में मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए। मुझे माफ कर दो सारिका, मैं लौटना चाहता हूँ। सारिका ने प्यार से उसके दोनों हाथ थाम लिए। तो फिर आरती के साथ खड़े हो जाइए। यही सच्चा प्रायश्चित होगा कि हम मिलकर उसकी मदद करें। वह सही कह राह पर है। मैं वादा करता हूँ सारिका, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अब सिर्फ एक दिन बाकी था। विकास और आरती के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। उस रात विकास ने आरती को हवेली की छत पर बुलाया। तारे आसमान में चमक रहे थे और हवा में एक ठंडक थी। विकास ने धीमे स्वर में कहा, आरती, आज कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन है। मैं अब भी कॉन्ट्रैक्ट मानता हूँ। अगर तुम चाहो तो आज़ाद हो सकती हो। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। आरती चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखें नम थी, लेकिन वे बहुत कुछ कह रही थी।
वह कुछ नहीं बोली, बस विकास की ओर देखती रही। विकास का दिल टूट रहा था। वह चुप कहाँ था, लेकिन उसका दिल कह रहा था, आरती अब तो कुछ बोलो, बता दो कि तुम क्या चाहती हो। आरती ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे विकास की ओर देखती रही। अगली सुबह हवेली में सन्नाटा था। आरती अपने कमरे में थी। उसने कॉन्ट्रैक्ट का कागज निकाला और उसे चुपचाप देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। ये कागज मेरे और विकास के बीच की दीवार थी, लेकिन अब नहीं। कागज लेकर वह कमरे से बाहर निकल आई। विकास आंगन में खड़ा था। उसका चेहरा उदास था। आरती ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। विकास, अब मैं रिश्ता किसी शर्त से नहीं, सिर्फ प्रेम से बांधना है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आरती ने अपने हाथ में लिए कॉन्ट्रैक्ट के टुकड़े टुकड़े किए और उसे हवा में उड़ा दिया। विकास की आंखें नम हो गई। उसने आरती को कस कर गले लगाया। आरती, तुमने मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया। विकास ने आरती को गोद में उठाकर गोल गोल घूमने लगा। तभी बिंदिया, सारिका, चंदा भी अपने कमरों से बाहर निकल आई और सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे। उनकी आवाज सुनकर ठकुराइन भी वहां आ गई। उनके मुंह से निकला, अरे दुल्हन। तभी सबने एक स्वर में कहा, दुल्हन नहीं, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। और सब जोर जोर से हंसने लगे। विकास ने आरती को खड़ा किया तो वह सबसे मुंह छिपाते हुए शर्मा कर उसके सीने में छुप गई। उस रात दोनों अकेले हवेली की छत पर थे। खुले आसमान के नीचे तारों की छांव में वे एक दूसरे में खो गए। उनके बीच का प्यार अब किसी कॉन्ट्रैक्ट का मोहताज नहीं था और दोनों अब एक हो गए। स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।